बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। दुश्मनों ने, ज़ालिमों ने बलोचिस्तान को लहूलुहान कर दिया। न सिर्फ आम आवाम बल्कि फोर्सेस के लोगों को भी शहीद किया। दहशत गर्दी की ये फ़िज़ा कुछ नई नहीं है, अलबत्ता ये जो बलोचिस्तान में हो रहा है इसके पीछे कौन है, क्या इनके मज़मूम मकासद हैं, इस पर हम बात करेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर बलोच लिबरेशन आर्मी है, कौन है ये दहशत गर्द जत्थे और क्यों ये बेगुनाह लोगों को शनाख्त करके गाड़ियों से उतार कर उनको शहीद कर रहे हैं, क्यों लेवीज़ और FC एहलकारों पर यह हमला आवर हैं, किसकी पुश्त पनाही इनको हासिल है, कौन है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने में मसरूफ़ अमल है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ पाएगी या नहीं, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी कैसे ख़त्म होगी, इसका हल क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेके कराची पुलिस की कारकर्दगी। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार अपने मुल्क की सियासत सहाफ़त के देखें। सज्जाद खोखर ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आपने टाइम दिया। खोखर साहब, बलूचिस्तान लहूलुहान हो गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पर लाखों दरूद व सलाम हो। यकीनन जो वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं ये बहुत ही अफसोसनाक हैं। एक तो मिलिट्री बेसिस में घुसकर जवानों की शहादत, ये भी एक कौमी सानिया कहा जाएगा इसको। दूसरी जानब जो शिनाख्त करने के बाद पंजाबियों को शहीद किया गया, यह भी बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। आपने देखा होगा गुज़श्ता कई दहाइयों से बलूचिस्तान के मज़ाफ़ात में दीगर इलाक़ों में पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज़ काम कर रही हैं। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या, और मैं ये कहूँगा कि आज दिन भी ऐसा है, चहलम का दिन है। वैसे ही मुसलमान पाकिस्तान जो सोग का वो एक त्यौहार था, तो दूसरा ऊपर बलूचिस्तान से जो ये शहादतें हुई हैं, ये जितनी मजम्मत की जाए कम, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। मैं एक कॉल ले लूँ, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आप एक्स मिनिस्टर सोसाइटी के, अजीज अवान साहब बेबाक गुफ्तगू करते हैं, खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। जी बहुत शुक्रिया। अजीज अवान साहब, बलूचिस्तान लहूलुहान, आम आदमी से लेके सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशत गर्दों ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, ये कौन है, किसकी इनको पुश्त पनाही है, कौन है ये मजीद ब्रिगेड, ये कौन लोग हैं अवान साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूरा पाकिस्तान जो है इस पे वो निहायत ही गम के आलम में है कि ये जो इतना दुख अमेज वाकया पेश आ गया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं ये पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो दुश्मन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो दुश्मन ममालिक से पैसे लेके पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे, अफवाज पाकिस्तान, हमारे सलामती के इदारे, वो इतने बेबाक तरीके से और इस जंग को लड़ रहे हैं कि जितनी भी शहादतें हों उनकी मिशन में वो कमी नहीं आ रही, बल्कि उनके इरादे मजबूत हो रहे हैं, और वो इंशाअल्लाह ताला अपनी जान को, अपने लोगों को एक दिन जरूर इस जंग से निजात दिलाएंगे। और हम भी इसी तरह ही बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, KP हो, सब में आम पाकिस्तानी अपने आप को महसूस करेगा। अभी ये जंग चूंकि बड़ी तवील जंग है, बड़े दुश्मन जो है वो बड़ी अजीब सी चालें चल के, तो कभी वो हमारे मासूम लोगों को खरीद लेता है, कभी वो हमारे नौजवानों को बरगला देता है, कभी वो हमारे ऐसे मजहबी दिन देखता है कि जहाँ पे लोगों ने निकलना होता है, तो वो मुख्तलिफ तरीके से इसका चुनाव करके हमारे लोगों को यकीनन नुकसान पहुंचाता है। और ये लम्हा फिक्रिया भी है हमारी हुकूमत के लिए भी, और हमारे जो हैं और अदारे के लोग उनके लिए भी, कि ये सोचना पड़ेगा कि इस जंग में क्या हमने ही शहादतें देती रहनी है, कि यहाँ हमने इसकी तह तक पहुंच के उन लोगों का खात्मा करना है। तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसी जमातें हैं जो इस पे खुल के अपना इजहार नहीं करती,
और कुछ उनकी गवर्नमेंटों में ऐसे इकदाम हुए हैं कि जिससे दहशत फजा को दोबारा वो खुलने पलने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के मौजूदा सिपा सलार जिन्होंने ये तैयार किया हुआ है कि उन्होंने इस मुल्क से ये जो दहशतगर्दी है इसको खत्म करना है। इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि जब जो ही उन्होंने आते ही मुल्क से ये स्मगलिंग बंद की तो जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस थे उनके लिए भी ये बात बड़ी तकलीफ दे है। वो भी लोगों का हालात बन जाते हैं, बल्कि वो खुद भी इसमें शामिल होते हैं ताकि यहाँ के हालात खराब किए जाए और हमें मौका दिया जाए कि हम दोबारा इस जो है ना वो कारोबार में जाएं। तो यकीनन एक जंग चल रही है और अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि ये जंग जो है वो पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान की एक बड़ा अहम सर जी, एक बड़ा अहम सवाल आपसे करने जा रहा हूं। आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी खुल के मजम्मत नहीं करती इन दहशतगर्द तंजीमों की कह लें या दहशतगर्द जत्थों की कह लें। कभी कहते हैं हम मजीद ब्रिगेड से हैं, कभी कहते हैं हम BLA वाले हैं, कभी कहते हैं हम अलहदगी पसंद हैं, कभी इनको रॉ सपोर्ट करता है, पाकिस्तान में ये हमले करवाए जाते हैं, इनको फंडिंग होती है। तो पाकिस्तान में इनके सहूलतकार कौन है, इनको कौन रिहाइशें देता है, इनको कौन अपने घरों में रखता है, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। और वो सियासी जत्थे कौन है, खुल के बताएं ना सर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो वो सियासी जत्थे हैं उनका आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई वाक़यात करवाए और 9 मई का वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं था। वो वही लोग हैं जो दोबारा इक़्तिदार लेना चाहते हैं, वो वही लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी डाल के तो दोबारा जेलों से अपनी रिहाई चाहते हैं। वो हर सूरत पे मुल्क के ऊपर अपनी हुक्मरानी करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारों पे तनकीद करानी, पाकिस्तान के सिपा सलार पे तनकीद करानी, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे तनकीद करानी और बड़ी चीजों पे, ये सारी चीजें इसी की एक कड़ी है। तो उन लोगों को मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि ये जो लोग हमारे अफवाज पाकिस्तान के नौजवान शहीद होते हैं, आम पब्लिक के लोग शहीद होते हैं, ये हमारे ही लोग हैं, हमने इनका दफा करना है। ये हमसे ही बिछड़ रहे हैं, क्या हम ये इस तरह के वाकयात करके क्या साबित करना चाहते हैं? अच्छा, रॉ की भी इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में रही है, उसके कई सबूत हमने दुनिया को दिखाए हैं। तो ये आपको क्या लगता है, ताने बाने किससे मिलते हैं मुख्तलिफ मकामात पर? रॉ की इन्वॉल्वमेंट अभी भी बलूचिस्तान में है और हिंदुस्तान को मौका नहीं जाने देता, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको हमेशा से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आगे जाके तो उनके आलाकार बनते हैं और वो पैसों की खातर, कुछ और मामला की खातर वो उनके आलाकार बन के मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। उनकी हमेशा से इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान में रही है, अभी भी है, लेकिन हमारे उन लोगों को जो उनके सहूलतकार बनते हैं उनको सोचना चाहिए कि हम अपने वतन के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने दीन के साथ हम क्या कर रहे हैं। एक बलोच यकजहती कमेटी बनी थी जिसको लीड कर रही थी खातून महारंग बलोच। क्या उसको फिर ये भी कहा गया, DG साहब ने, DG ISP ने कहा कि ये दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है, तो क्या ताने बाने उन्हीं से मिल रहे हैं? देखिए, उन्होंने क्या इस दहशतगर्दी के बारे में मजम्मत की है? नहीं की। अगर वो लापता अफराद के लिए निकली है या लापता अफराद का वो मुकदमा लड़ना चाहती हैं, तो क्या ये जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई इसके ऊपर उन्होंने मजम्मत की है? इसका मतलब ये है कि नाम का लापता का दहशतगर्दी है, उनका एजेंडा मुल्क को कमजोर करना है। लिहाजा जो भी मुल्क को कमजोर करना चाहता हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारे लिए दुश्मन की हैसियत रखता है। आखिर में एक मेरा आखिरी आपसे सवाल है, मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबल एक बड़ा मसला रहा है। PTI फिर जलसा करने जा रही है 8 तारीख को। क्या ये 8 तारीख का जलसा हो पाएगा या कि PTI अब टूट फूट का शिकार है? और फिर ये भी ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ एक्सरसाइज का मटेरियल, डंपल वगैरह चाहिए, वो अंदर जेल को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, वो जेल में परेशान हो गए हैं, माफिया तलाफियाँ कर रहे हैं। एक्चुअल पोजीशन क्या है सर? देखिए, मैं एक पहली बात ये है कि जो
से उनको चीजें चाहिए वो तो जेल की इंतजामिया उनको बता सकती है, जो कानून के मुताबिक चीजें हैं वो उनको मिलनी चाहिए, जो नहीं है वो उनके लिए स्पेशल नहीं होनी चाहिए, सब लोग बराबर हैं। और दूसरी बात जो 8 सितंबर के जलसे की आपने बात की है, मुल्क के ऐसे हालात नहीं है कि उनको 8 सितंबर के जलसे की इजाजत दी जाए, और वो कि उनको इजाजत मिल चुकी है, लेकिन अभी जो हालात आपके सामने आए हैं इसके पेश नजर क्या आप चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह पे कोई हजूम हो जिसमें ऐसा वाकया पेश आ जाए कि हम शहरियों को भी और नुकसान पहुंच गए? तो मैं तो इस पे यही कहूंगा कि उनका जो इजाजतनामा कैंसिल होना चाहिए और उनको अभी ये जलसा करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। और तीसरा ये है कि वो जेल में परेशान है या खुश हैं, ये कभी खुशी कभी गम ये उनको मिलते रहेंगे जब तक ये मामला चल रहा है। और हम तो ये तवक्को रखते हैं कि फैज हमीद के बाद इमरान खान का केस जो है 9 मई वाला वो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। यहाँ पे मैं सॉरी आपको रोकूंगा। जो आपने ये कहा, एक ये बहस है पूरे मुल्क में कि अगर वादा माफ गवाह बन गए हमीद साहब तो फिर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, क्या ये दुरुस्त तासुर है? मैं सर कहता हूँ वादा माफ गवाह बने या ना बने, अच्छा, हमें फैज हमीद से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारा 9 मई का जो वाकया है ये टोटल ही वाकया ऐसा है कि जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। ये पाकिस्तान के एक्स सर्विसमैन के, पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजियों का मुतालबा है, ये पाकिस्तान में पूरे मुल्क में शुहदा की फैमिलियों का मुतालबा है कि जब तक आप इस ट्रायल को मिलिट्री कोर्ट में नहीं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की थी, अभी भी हमारा उधर केस पड़ा हुआ है कि उसको जो है ना वो जो मिलिट्री कोर्ट है उनकी बहाली का इजाजत दी जाए, और उस पर टेम्परेरी इजाजतनामा तो मिला लेकिन हम चाहते हैं कि मुस्तकिल तौर पर मिले। और इमरान खान ने चूंकि मुल्क के अंदर में एक ऐसा देखें खेल खेला है कि जिससे ना वो आर्मी की बिल्डिंग बची ना कायद का घर बचा ना और चीजें, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और हमारा एजेंडा जो है ना फैज हमीद है ना कोई है, हमारा एजेंडा ये है कि जिन लोगों ने 9 मई किया है हम उनको ना माफी लेने देंगे और उनको सजा होनी चाहिए ताकि आइंदा से किसी की जरूरत ना हो कि वो पाकिस्तान के उन जगहों पे हमले कर सके जो कि पाकिस्तान की हर जगह ही महफूज है, पाकिस्तान की हर जगह ही मोतबर है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे हमला करने से आप अपने दुश्मन को खुश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो 9 मई का वाकया हुआ है इसके ऊपर पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को खुश किया गया और वहां अटैक करवाए गए और वहां करने की कोशिश की गई, पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी अफवाज को लड़ाने की कोशिश की गई, लोगों के अंदर अफरा तफरी डालने की कोशिश की, दुश्मन को मौका दिया गया कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करे। लिहाजा इसके ऊपर सही इनको मिलिट्री कोर्ट में ही सजाएं हो सकती। सही, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अजीज अवान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया और हक है हर किसी का अपना मौक़िफ़ रखने का। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये बलूचिस्तान के हालात किस सिमत जा रहे हैं और इसका हल क्या है, परमानेंट हल नहीं हो पाया। मुतादिद सुकून होता है, अमन होता है, डायलॉग होते हैं, फिर दहशतगर्दी सर उठा लेती है। तो इसके पीछे कौन है, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस वक्त हमें सीनियर जर्नलिस्ट हैं आगा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे आगा खालिद साहब। आगा साहब, ये बलूचिस्तान लहूलुहान हो गया, ना आम आदमी को छोड़ा गया ना फोर्सेस के लोगों को, क्या इतने ताकतवर हो गए हैं दहशतगर्द और कौन है इनके पीछे? बहुत सारी कुव्वतें हैं इनके पीछे जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं, देख सकती हैं और जो इनको फंडिंग कर रही हैं उसमें हमारे दोस्त मुल्क भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं। इस मामले में सभी जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि वो दिन ब दिन जो है ताकतवर होते जा रहे हैं। और कुछ हमारे अपने हालात जो है मुल्की हालात ऐसे हैं कि यहाँ भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसकी वजह से उनके हौसले बढ़ गए हैं। और कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी फोर्सेस पे जब दबाव पड़ता है तो वो इंसानी हुकूक के हवाले से फिर वो अपना हाथ खींच लेते हैं, थोड़ा पीछे हो जाते हैं और इनको रिलैक्स देते हैं। और जब भी इनको रिलैक्स मिलता है तो फिर ये इसी तरह पूरेजी करते हैं। अच्छा, ये इतने बहादुर तो है नहीं, अगर इन बेगैरतों को शर्म हो तो ये जाके फोर्सेस से लड़े ना। अगर ये आज़ादी चाहते हैं या कोई और बड़ा वो मसला है, ये उनके साथ तो लड़ते नहीं, ये उन पे तो हमले नहीं करते, ये तो ज्यादातर हमले करते हैं आम लोगों पर, बेचारे राहगीर जा रहे होते हैं
हैं, निहत्थे लोग हैं, उनको उतार के उनके शनाख्ती कार्ड देखकर, और हैरत है मुझे कि हमारे बड़े बड़े दानिश्वर जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं या वो हैं, ये सब बेशरम बन के अब बैठे रहेंगे। अब कोई मजम्मत नहीं करेगा, अब वो लोग भी नहीं करेंगे, पीटीआई भी मजम्मत नहीं करेगी अब कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये जो पॉइंट आपने उठाया आगा साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये जो आपने बड़ा बेहतरीन पॉइंट उठाया कि अब सबको मौत आ जाएगी, अब मजम्मत नहीं करेंगे, चाहे वो बलूचिस्तान की अपनी मकामी जमातें हों या कि वफाकी जमातें हों, वो मजम्मत करना या मजहबी जमातें हों, तो वजह क्या है? क्या इनके कलेजे ठंडे हो रहे हैं? नहीं, वजह वही है, मफादात है ना उनके। असल में बात ये है, वो बलूचिस्तान में ऐसे हालात जब होते हैं तो उनको सपोर्ट मिलती है और वो चाहते हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट कमजोर हो, हमारी फौज कमजोर हो और ऐसे हालात पैदा हो ताकि वो अपना खेल खेल सकें। बुनियादी तौर पर उनके मफादात इस तरह के। फिर दूसरी बात यह है कि उनपे भी तो दबाव होता है ना, जो ताकतें उनको भी सपोर्ट कर रही हैं, जो पाकिस्तान उनको गैर मुस्तहकम रखना चाहते हैं। अब ये तो बैनुल-अक़वामी एजेंडा सबके सामने आ चुका है कि उनका एक ही सब ताकतों का, सब कुव्वतों का मकसद है कि पाकिस्तान को किसी तरह ऐसे मकाम पर लाया जाए कि वो हाथ खड़े कर दे और कहे कि हम आपको एटमी असासे हम आपके हवाले करना चाहते हैं। खासतौर पे इसराइल की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें जिस तरह वो खुलकर अरबों के ऊपर वो रोब जमा रहा है और वो पूरेजी कर रहा है, वहाँ इंसानों का कत्लेआम कर रहा है, उसके बाद अब ले दे के मुस्लिम को पता है मुसलमान ममालिक में अगर कोई एटमी कुव्वत है तो सिर्फ पाकिस्तान है और उसके पास खतवर फौज है, बाकी तो सारे बेचारे ऐसे ही हैं। तो इसलिए यही वाहिद मुल्क है जिससे वो खतरा महसूस करते हैं और उनको मुस्तकबिल में जो उनकी प्लानिंग है, उनके मंसूबे हैं, उनमें वो कोई मुसीबत अगर कोई खड़ी होते देखना चाहते हैं, ना समझते हैं, वो महसूस करते हैं कि भाई ऐसा कोई हो सकता है, हमारे सामने कोई खड़ा हो सकता है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। तो ये भी बताइएगा, इसलिए वो फिर इस तरह की जानबूझकर इस तरह के हालात पैदा करते हैं। ये भी बताइएगा लास्ट में मुझे आगा साहब, सरफराज बुगटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे भी मुतादिद सवालात हुए। एक सवाल डायलॉग का भी हुआ कि कौन लोग हैं ये, इनसे डायलॉग कर लिए जाएं तो क्या मुमकिन है ऐसे हालात में? डायलॉग के लिए पहले हालात पैदा किए जाते हैं ना, वो हालात तो है नहीं। वो हालात तो देखे ना, वो जब इस तरह एक तरफा तौर पे इस तरह लोगों को इस तरह मैंडेट को चैलेंज करेंगे, वो कानून को चैलेंज करेंगे, वो आइन चैलेंज करेंगे, तो क्या उनसे बैठकर बात की उनको फूल पेश किए जाएंगे? जबरदस्त। तो अभी तो कोई महारंग से पूछे ना, वो जो इतनी मजलूम बनकर आती है और इतने बड़े बड़े दावे करती है, उसको शर्म नहीं आती? अब वो बयान जारी करे ना कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब ये मुल्क दुश्मनी है और हम इसके साथ नहीं। महारंग ने तो मजम्मत भी नहीं की। उससे तो जब भी सवाल किया जाता है तो वो मुंह अपना चेहरा बगल में छुपा के और इधर उधर हो जाती है, वो इसका जवाब ही नहीं देती। नहीं तो महारंग बलोच ने मजम्मत नहीं की, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया और करनी चाहिए ना उनको। अच्छा, नॉट इंक्लूडिंग महारंग और जितने भी जत्थे हैं, अब वो आए ना कि ये बेगुनाह लोग क्यों कत्ल हो रहे हैं। जमहूरी कुव्वतें हैं जो बज़ाहिर जो जमहूरी कुव्वतें हैं जो यहाँ सपोर्ट कर रही हैं उसको, और वो समझती हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं इसलिए हम महारंग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सब उनके पास क्या रह जाएगा? वो तो पहले तो चलो वो इसलिए करते थे ना कि भाई ये कोई मुसल्लह जदोजहद नहीं कर रही है, तो देखे मुतालबात लेकर आ रही है, ये सड़कों पर लेकर आई है और ये धरने दे रही है, एहतजाज कर रही है, तो स्टेट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, इसके मुतालबात पर गौर करना चाहिए। तो जैसे उनके तो मानते हुए स्टेट पीछे हटी है, तो आपने देख लिया कि क्या हो रहा है। तो अगर स्टेट और पीछे हटेगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? आप समझ सकते हैं ना कि अगला स्टेप क्या होगा। क्या ये बात कोई ढकी छुपी है कि अगला स्टेप क्या होगा? अब वो झंडे का लगाना शुरू करेंगे जो अलहदगी के हैं और जो वो हैं, और इस तरह की वो सूरतें और मुख्तलिफ छावनियाँ बना के बैठ जाएंगे, मुख्तलिफ पॉइंट्स बना के बैठ जाएंगे। तो वो पहाड़ों पर है, फिर तो वो पता नहीं कहाँ छुप। अब तो वो पहाड़ों से उतर आए हैं। मेरी इतला तो ये है कि वो गलियों में, सड़कों पे सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं, और ये सब कुछ महारंग की वजह से हो रहा है। तो मैं तो समझता हूँ अब तो महारंग को और उसके साथियों को अगर उनको भी देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह स्टेट खामोश बैठी रही तो ये तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे।
बहुत 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 शुक्रिया। उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त वो क्या नाम है एक हिकमत अमली इख्तियार की है दहशतगर्दों ने, अलग पसंदों ने, कि उन्होंने औरतों को, बलोच औरतों को आगे करके और फोर्सेस को चैलेंज किया है और उनको मजबूर किया है कि वो पीछे हटे। और जैसे ही वो पीछे हटे हैं तो ये सड़कों पर आ गए। अब ये दंदना रहे हैं और सरेआम लोगों को कत्ल कर रहे हैं और पूरी मुमलिकत को चैलेंज कर रहे हैं, स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, कानून और आइन से बगावत कर रहे हैं। अब ये सूरत हाल कहाँ लेकर जा रहे हैं? और जो पाकिस्तान के मुखालिफ जरा इंडियन चैनल लगा कर देखें तो पता चले कि क्या हो रहा है, वो किस तरह बगले बजा रहे हैं, किस तरह खुश हो रहे हैं। सही कहा आपने, सही कहा, बहुत खूबसूरत तज्जिया दिया आपने। बहुत शुक्रिया आगा खालिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी लम्हा फ़िक्रिया सिचुएशन है कि बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर कि पाकिस्तान के इदारे किस सिमत जा रहे हैं। कराची में बिलखुसूस चूँकि 3 करोड़ से ज़्यादा आवाम का ये शहर है और सज्जाद खोखर साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है मुख्तलिफ़ इदारों पर। सज्जाद खोखर साहब, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसको करप्शन की माँ कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। वैसे तो अगर देखा जाए तो SBCA की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि गैर कानूनी तामीरात, गैर कानूनी पोर्शन जो है ना, जो तामीर किए जाते हैं, इनकी रोकथाम करे। लेकिन ये कानून से हटकर उसके मुतजाद चल पड़े हैं। पूरी की पूरी मशीनरी जितनी भी SBCA की है ये मुतजाद चल पड़ी है। पहले भी हमने बात की थी, नाजमा बात की, यहाँ पर लियाकताबाद टाउन के डायरेक्टर हैं जलीस अहमद सदीकी साहब। अच्छा। और उनके नीचे हैं डिप्टी डायरेक्टर इमरान रिजवी साहब और उनके नीचे है AD नवाब साहब और महवर है इस तमाम नाजमाबाद का बिल्डिंग इंस्पेक्टर औरंगजेब अली खान साहब। अच्छा। अब इन तमाम साहबान के ज़ेरे निगरानी 350 से 400 गैर कानूनी बिल्डिंग तैयार की जा रही है। सिर्फ नाजमाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। नाजमाबाद के अंदर 350। अच्छा, नैब, एंटी करप्शन, FIA ये कहाँ है? कार्रवाइयाँ होती भी हैं, लेकिन SBCA का एक वतीरा रहा है कि जब इनके खिलाफ कोई अदारा कार्रवाई के लिए, तहकीकात के लिए, इंटेरोगेशन के लिए खड़ा होता है तो ये अरबों रुपए फेंक कर जो है ना वो चेंज करवा लेते हैं अपनी इंक्वायरी जो रिपोर्ट होती है। और बाज़ दफ़ा रिपोर्टें रुकवा भी दी जाती हैं। तो एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है चेक एंड बैलेंस वाले अदारों के लिए, जैसे आपने एंटी करप्शन का नाम लिया। तो एंटी करप्शन को चाहिए कि यहाँ पर जो एक रिश्वतखोरी का नाचा जा रहा है इसकी रोकथाम करे। कुछ मैं नाम आपके सामने रखता हूँ जो बिल्डर और बीटर के तौर पर काम कर रहे हैं नाजमाबाद में। वैसे तो 3 दर्जन के करीब हैं, लेकिन मैं 2 दर्जन ना करें खोखर साहब, इतने नाम, इतनी इन्वेस्टिगेशन आपकी मैं सामने रखूंगा। नंबर 1 गजनफर साहब हैं, ये बीटर भी हैं, बिल्डर भी हैं। यहाँ रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल पोर्शन तमीर किए जाते हैं इनके थ्रू। ये पुल का, ब्रिज का जो है ना किरदार अदा करते हैं। अच्छा। अदारे के लिए, SBCA के लिए ये बिल्डर भी होते हैं और बीटर भी होते हैं। गजनफर साहब हैं। नंबर 2 तौफीक भाई हैं। अच्छा। नंबर 3 फैसल कुरैशी साहब हैं। नंबर 4 उसामा हैं। नंबर 5 उसामा MQM है। बताएं। नंबर 6 अतीक साहब हैं। नंबर 7 सुहेल सनारा है। नंबर 8 शकील छोटा है। नंबर 9 इमरान खत्री है। उसके नीचे फिर बिल्डर आकब है। बताएं। आगे चलते जाएं जी। हमाद हनी है। फरहान लंबा है। समीर है। अब नाम इतनी लंबी लिस्ट खोखर साहब, ये तकरीबन ये सारे इसी धंधे में मुलव्वस है। इनका काम क्या होता है कि जो ये नाम ऊपर मैंने बताया है, डायरेक्टर का, डिप्टी डायरेक्टर का, AD का और बिल्डिंग इंस्पेक्टर औरंगजेब अली खान का, ये इनके लिए काम करते हैं। बिल्डर यानी कि ठेकेदार भी इनको कहा जाता है। तो ये बिल्डर भी कहलाते हैं, बीटर भी कहलाते हैं।
अच्छा, ये बीट उठा के, बत्ता उठा के गैर कानूनी तामीरात से ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर, एडी, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर तक पहुंचाते हैं। आगे फिर जो है ना, फिर कहानी जो है ना ऊपर तक जाती है। सिस्टम है ना, सिस्टम, यही सिस्टम है, वो यही सिस्टम है जिसके खिलाफ तकरीबन 10-12 साल पहले भी आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन हमारे यहाँ की जो मशीनरी है, जिनको इंतज़ामिया कहा जाता है, आजकल तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त वज़ीर हैं सईद गनी साहब। इससे पहले अच्छे काम किए हैं उन्होंने कराची में, सूबा सिंध के अंदर, और उनको अब करना भी चाहिए, चूँकि SBCA ने कराची का जो निज़ाम है ये तबाह करके रख दिया है। यहाँ पर 350-400 प्लाटों पर, जो रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल पोर्शन तमीर किए जा रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं है। 80 गज के प्लॉट पे जनाब 8-8 मंजिला इमारत तैयार की जाती है चंद दिनों में। अच्छा, एक और बात है, SBCA जो इंतजामिया होती है इलाका वाइज, वो बिल्डर को टाइम फ्रेम देती है कि आपने 6 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर ये बिल्डिंग तैयार करनी है। तो अंदाजा कर लीजिए, जब 10-12 दिन में बिल्डिंग तैयार की जाएगी तो उसमें पुख्तगी क्या होगी। हलाकतें, सानेहात पहले भी हो रहे हैं, और अब तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में ऐसे जो नाम मैंने गनवाए हैं ये बिल्डर बीटर्स के, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर 8-8 मंजिला इमारत को खड़ा कर देते हैं ना करें। तो ये सवाल सिर्फ लम्हा फिक्रिया सईद गनी साहब के लिए नहीं है, ये हमारे मोहतरम CM साहब के लिए भी है, एंटी करप्शन के लिए भी है कि भाई जो करप्शन की नहरें बहाई जा रही हैं उनकी रोकथाम क्यों नहीं की जाती। अच्छा, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन आपने की होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, रियली अप्रिशिएट। तो ये पूरी फाइलें, इन्वेस्टिगेशन आपकी कितनी हैं, सब सबूत हैं आपके पास? लेट्स सपोज अगर आपसे एंटी करप्शन मांगता है कि खोगर साहब आपने प्रोग्राम में निशानदेही की थी, वो आप हमें रिटर्न में दें। ये 50 सफ़ों पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, ये नाज़माबाद की गैर कानूनी जो तामीरात हो रही है, ये मैं उन प्लाटों की बात कर रहा हूँ। 350 प्लाटों की प्लॉट नंबर है मेरे पास, बताएं। बिल्डर के नाम है, बीटर के नाम है, विद कॉन्टेक्स्ट। जी बिल्कुल, जो मैं मुहैया यानी कि दे सकता हूं। तो नैब हुकाम और एंटी करप्शन हुकाम को आप दें ताकि ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हों, ये रुक सकें गैर कानूनी तामीरात। और फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG सोलंकी साहब, उनको दें, क्योंकि हेड तो वो है। सोलंकी साहब, पहले भी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मेरे बड़े प्यारे अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों से शिकवा बनता भी है। जब कोई इस तरह का काम हो, गैर कानूनी धंधा, तो सोलंकी साहब ये आपके नाम पर करोड़ों रुपए सिर्फ नाज़माबाद से उठाए जा रहे हैं। आप तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते वल्ला मैं नहीं जानता, लेकिन आपके नाम पर पैसे उठाए जा रहे हैं। ये एक आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की भी मेरे ख्याल में बात नहीं कर रहे, सिर्फ नाज़माबाद की। सिर्फ नाज़माबाद, लियाकताबाद टाउन है, लियाकताबाद भी उस टाउन में आता है। अच्छा, और अभी पूरी कराची, मैं सिर्फ एक एक BI बिल्डिंग इंस्पेक्टर के एरिया की बात कर रहा हूं। नाज़माबाद 1 से लेके 5 तक की बात कर रहा हूं, मैं पूरे टाउन की भी बात नहीं कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा होता है। तो इस 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक 350 गैर कानूनी इमारतें ज़ेरे तामीर हैं, जहां से बिल्डिंग इंस्पेक्टर इन बिल्डर्स के थ्रू करोड़ों रुपए। DG साहब रुकवा सकते हैं? बिल्कुल, तो अथॉरिटी है हाई यार। अच्छा, उनके पास पावर है। नहीं, क्या पता अथॉरिटी की रुकवाने की तो जो एक तासुर ये भी तो दिया जाता है, DG साहब बेचारे माजूल हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं। ये अलग बात है। अच्छा, ये अलग बात है। DG साहब, एक ये तासुर भी तो है ना, किसी भी अदारे का DG होता है वो पावरफुल होता है, उसके पास कलमदान होता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये बात आपकी बात में बिल्कुल वजन है कि DG साहब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन कम अज कम ये जो गैर कानूनी तौर पर छोटे छोटे प्लाटों पे बुलंदो बाला
आसमान को छूने वाली बिल्डिंगें तमीर की करवाई जा रही हैं। ये तो रुकवाएं जो इंसानी जो है ना जानों का ज़िया होता है इन हादसों की वजह से, इन इमारतों की वजह से पिछले दिनों में भी हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर हैं आप, मौलाना आफ्ताब, ख्वाजा आफ्ताब साहब ने। खुश आमदीद कहेंगे मौलाना ख्वाजा आफ्ताब साहब, सुन सकते हैं आप? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। बड़ी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है, न सिर्फ आप पर बल्कि तमाम मकातिब फ़िक्र पर। आज चहलू में इमाम हुसैन था और आपने देखा गुज़िश्ता रात को मजहबी मुनाफरत और रैलियों पर धावा बोला गया, जानी नुकसान हुआ। तो आप जितने भी स्कॉलर हैं जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक दूसरे को करीब लाए ना मौलाना, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? मोहतरम, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूँगा कि जो ये मुबारक अय्याम है, चहलम हो गया, मुहर्रम हो गए, रबीउल अव्वल हो गए, इस तरह के जो भी मुबारक अय्याम है, यकीनन ये हम सब के लिए लायक तहसीन है और लायक इबादत है और हम इनका बड़ा एहतराम करते हैं। और बहुत सारे शरंगेज लोग जो कि इंतशार फैलाने के लिए इस तरह के मामलात करते हैं, तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पर जो है ना वो सख्त से सख्त नोटिस दिया जाए और इस पर पकड़ को, गिरफ्त को सख्त किया जाए कि कोई भी इस तरह की इस्तेमाल अंगेजी वगैरह ना करे जिससे माहौल ख़राब हो। देखें, इससे देखें जब इस तरह से माहौल ख़राब होगा तो मजहबी मुनाफरत के फैलेगी। जब मजहबी नफरत फैलेगी तो ये कितने बुरे शदीद नुकसान का बायस बन सकती है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ। नहीं तो एक दूसरे के यहाँ मौलाना साहब, मैं आपको रोकूंगा। जब हमारे यहाँ बड़े अय्याम आते हैं, चाहे अय्याम मुहर्रम है, रबीउल अव्वल है, तो हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते क्यों नहीं हैं? ये रवायत कब शुरू होगी कि हम एक दूसरे के यहाँ आएँ, ताकि हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, जो आम लोग हैं, हमारे नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो देखें कि हमारे जो मुफ्ती इकराम हैं, हमारे जो आलिम दीन हैं, वो फलां मकतब के पास खुद चल के गए या वो हमारे पास चल के आए और हम लोगों में कोई कुदरतें, दूरियां, नफरतें नहीं हैं। सही, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है कि एक दूसरे के यहाँ आना जाना चाहिए और बस ये जी जी सबकी सिलसिला नहीं है कि एक दूसरे की मसाजिद में ये सिलसिला हो। अलबत्ता आप लोगों की ख्वाहिश इसमें माशाल्लाह मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। तो हमारे टीवी चैनल्स हैं, जैसा कि आपके प्रोग्राम से हम देखते हैं कि आपके जब भी टीवी की स्क्रीन पर आपका प्रोग्राम होता है तो तमाम ही मकातिब फिक्र के उलमा एक प्लेटफॉर्म पर जमा हमें मिलते हैं, दिखाई देते हैं और वह बहुत ही बेहतरीन मौज़ूआत पर हमायनगी के साथ गुफ्तगू होती है और बड़े अच्छे अंदाज से। और कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि उसमें कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कोई नफरत अंगेज बात हुई हो। तो मैं आपको साजिद हुसैन नहीं, आपको मैं क्रेडिट पेश करूंगा इस बात का कि माशाल्लाह आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज से उजागर किया है। और आपका जो शो होता है जो आपका तुमसे पाकिस्तान के नाम से, उसमें भी आपने जो है पाकिस्तान को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है और उसको पाकिस्तान को, पाकिस्तान के उलमा को, पाकिस्तान के में रहने बसने वाले तमाम ही मुसलमानों के तमाम मकातिब के तमाम लोगों को जिस तरह से आप साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, आपको खराज तहसीन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका ये रोल अदा करना है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मौलाना आफ्ताब ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे। खोखर साहब, लंबी दास्तानें आपने मुझे बता दी, गिनवा दी और हमारे अहले कराची के करोड़ों लोगों को आपने बता दिया। डीजी साहब और कंसर्न जो हमारे इदारे हैं एक हरकत में आएंगे? आना चाहिए, वक्त का तकाजा है ये। अगर अब भी नहीं हरकत में आते तो मेरे ख्याल में कब्रें तैयार हैं, जानी नुकसान होगा। जी बिल्कुल, बहुत अब अंदाज़ा कर लीजिए जो इमारत 10-12 दिन में तैयार होती है। सर नाले पे भी इमारतें बन जाती हैं, नाले पे भी बन जाती हैं, सरकारी अराजी पर भी बन जाती हैं। बहुत इससे पहले भी बहुत अराजी पर कब्जे भी हुए हैं। बाज़ तो ऐसी इमारतें हैं नालों पर भी हैं और KMC अराजी पर भी बनी पड़ी, सरकारी अराजी जिसको कहा जाता है। बताएं। तो मेरे ख्याल में
जो ये अदारे हैं हमारे चेक एंड बैलेंस के, इनको हरकत में आना चाहिए और सईद गनी साहब हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। सीएम साहब हैं, एंटी करप्शन है, इनको बिल्कुल करीब होकर जो है ना SBCO को देखना चाहिए। अच्छा, तमाम जो टाउन्स हैं जिनको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देखता है, तो एज़ पर माय इंफॉर्मेशन जो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, अलग अलग डायरेक्टरान हैं जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को, टाउन्स को देखते हैं, ऐसा ही देखते हैं जी बिल्कुल। तो मतलब जो नाज़माबाद या लियाकताबाद को देखते हैं, वो बहुत ही, जो हमारे जो डायरेक्टर हैं, मतलब वो बड़े नेकोकार आदमी हैं, हाजी हैं। जलीस अहमद सदीकी साहब, बिल्कुल मेरे ख्याल में है ना, तो 3 से 4 हज किए होंगे इन्होंने, है ना। ये बात अलग है कि हज जो किए होंगे वो अपने पैसों पे किए होंगे या करप्शन के पैसों पे किए होंगे। इसी तरह नीचे इमरान रिजवी साहब, शाह साहब हैं, ये बताएं, देखें। हाँ, रिजवी साहब हैं, तो सारे शाह, सारे हाजी इकट्ठे हुए हैं, बताएं। और ऊपर माशाल्लाह सोलंगी साहब बैठे हुए हैं, वो तो ताज़ा उम्रा करके आए हैं। हाँ, तो उनके इख्तियार में है, अगर किसी डायरेक्टर पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम है तो उसकी वो तहकीकात करके उनको सस्पेंड करें। बिल्कुल कर सकते हैं। एक डायरेक्टर, DG तो बहुत बड़ी सीट है, एक डायरेक्टर नीचे होने वाली करप्शन या गैर कानूनी तामीरात रखवा सकता है। करोड़ों में बोलियां लगती हैं डायरेक्टर की सीट की, बताएं। करप्शन की गंगा बह रही है, नहा रहे हैं, इस हमाम में ये सभी नंगे हैं, बताएं। DG साहब क्या करेंगे? बीच में एक ईमानदार अफसर आए थे, मेरे ख्याल में चंद दिन चले थे, और उनको उठा के जो है ना ऐसे डिपार्ट में फेंक दिया कि वो तौबा तौबा करते हैं। चल भाई, बोला तेरा काम नहीं है यहाँ, ऐसा ही है। ओहो, पैसा। अच्छा, यहाँ पर SBCA में वो अफसर सीट पर बराजमान रहता है जो कमाई करे और करके दे। अच्छा, शरीफ आदमी का तो काम ही नहीं है SBCA में। तो सोलंगी साहब वन ऑफ देम। सोलंगी साहब का मेरे ख्याल में रिटायरमेंट का आखिरी दौर चल रहा है। अच्छा, नेक काम कर जाएं, तारीख में नाम लिखा जाएगा। अगर नहीं करते तो वही बात है कि जाते हुए भी 100 सवालात। सिंध कराची पुलिस की यूँ तो स्ट्रीट क्राइम से लेके मुख्तलिफ मामलात पर अक्सर तनकीद का निशाना रहते हैं। फिर अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ जिसमें एक नताशा नामी खातून ने आम शहरियों को रौंद दिया, एक्सीडेंशल वाक़या था। अब उस पर चेमा गोइयाँ हैं कि पुलिस कोई रिपोर्ट में हेर फेर करेगी, क्या करेगी? आपको लगता है पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है? जहाँ तक महकमा पुलिस की बात है, बड़े बड़े अच्छे ईमानदार काम करने वाले अफसरान महकमे में पाए जाते हैं और मौजूद भी हैं। जहाँ तक शोबा तफ्तीश की बात है, इसमें ज़्यादा काली बेड़ें पाई जाती हैं। अच्छा, अक्सरियत में। ये तमाम, इस केस में मैं सलाम पेश करूंगा चन्नी लाल को, डॉक्टर जो था, बताएं, जिसको करोड़ों की ऑफर हुई। ठुकरा दी सर, ऑफर ठुकरा दी। क्यों ठुकराई? वो मुसलमान नहीं था, बताएं, कलमा गो नहीं था, लम्हा फिक्रिया है ये सबके लिए बड़ा। उसने करोड़ों की ऑफर ठुकरा कर जो ओरिजिनल रिपोर्ट थी उसने वो पेश की। हाँ, उन्होंने बरमला बोल दिया कि खातून ड्रामा कर रही है, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। और इस पाकिस्तान में, कराची में क्या, लाहौर में भी ऐसे हादसात होते हैं। जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं उनके लिए कानून आइन कुछ भी नहीं है। वो इस तरह पामाली करते हैं जैसे कानून उनके घर की लौंडी होती है। तो ये हमारे चीफ साहब, एडिशनल कराची साहब, बड़े बेहतरीन, जुवेद आलम ओडो साहब बड़े बेहतरीन ऑफिसर हैं, और उनको खुद जो है ना इसकी तहकीकात करवानी चाहिए कि मुतलका पुलिस ने कहाँ पर खाया है, बताएं, और नजर आता है कहाँ पर कमजोरी दिखाई है, कहाँ पर कमजोरी दिखाई है। तो ये सारी चीजें, जैसा कि मैंने कहा कि उससे आगे बढ़ जाते हैं। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं, चूंकि बहुत सारे टाउन्स में ये शहर डिवाइड है, फिर बहुत सारे इसमें थाने हैं, फिर थानों की रिपोर्ट्स आपके पास होती हैं, डिस्ट्रिक्ट की पूरी रिपोर्ट्स होती हैं, उनकी कारकर्दगी के पूरे चार्ट मैंने देखे हैं आपके पास। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की क्या पोजीशन है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल SSP
जीशान शफीक साहब हैं जो लीड कर रहे हैं, अच्छे ऑफिसर साबित हुए हैं इससे पहले तक। अच्छा। और मुझे बड़ी हैरानगी है कि एसएसपी साहब की नज़र नाज़माबाद थाने पे क्यों नहीं पड़ रही। अच्छा। क्या कोई आगे पर्दा लगा हुआ है? यहाँ पर एसएचओ नाज़माबाद हैं अमजद शाह साहब। अच्छा, निहायत ईमानदार हैं, बहुत ही ईमानदार हाजी साहब हैं ये। अच्छा, इसका मतलब यहाँ करप्शन हो रही है, जो कि खोखर ने अगर नाम ले लिया है इतना बड़ा हाजी साहब और कहा कि एसएसपी साहब की नजर नहीं गई। अच्छा। और डीएसपी नाज़माबाद हैं नईम कमाल साहब। इनकी सरपरस्ती में नाज़माबाद थाने की हदूद में 2 दर्जन से ज़ायद जराइम के अड्डे आबाद हैं। बताएं। जहां पर मंशियात, आइस, क्रिस्टल, शीशा, कैसे नाम ले रहे हैं आप हीरोइन, हर किस्म की मंशियात यहां पर खुलेआम फरोख्त हो रही है। पहुंच गया सर ये प्रोग्राम एसएसपी साहब के पास और मुमकिन है वो नेक्स्ट डे सब सील पैक हो जाएगा सब। दूसरा, आगे मुतलका पुलिस तो वहां पर नहा रही है। जाहिर है कि अगर हफ्ते का जो है ना महाना जो है ना अगर 10-15 लाख रुपए आ रहे हैं तो वो कार्रवाई कहाँ करेंगे। दूसरी बात, आईजी सिंध की जानब से बनाई गई टास्क फोर्स के भी वहां पर क्या पर जलते हैं जो वहां पर नहीं पहुंच रही, जो निशानदही नहीं कर रही। कर दी आपने निशानदही वहां पर काठियावाड़ी मोहल्ला, अच्छा, जहां पर जराइम के अड्डे हैं। ओह, काठियावाड़ी मोहल्ला, निटाल कॉलोनी, H3, F3, गोली मार्केट, छोटा मैदान, इन तमाम मकामात पर गुटका, मावा, मंशियात, हीरोइन, क्रिस्टल, आइस सरेआम फरोख्त हो रही है। अब इन यहाँ पर जराइम के अड्डों जो यहाँ से बीट उठाई जाती है, जो थानेदार का शाह साहब का जो बीटर है, ये अरफान नाम है इसका। अरफान बीटर। कितनी इंफॉर्मेशन लाए आज आप खोकर साहब, मुझे हैरान कर दिया आपने। अरफान नाम अच्छा है और बीटर के नाम से ये बहुत शोहरत रखता है। अच्छा। यहाँ से ये हफ्तावार 5 से 7 लाख रुपए उठा रहा है। महाना कहाँ जाता है। एसएसपी साहब एक्शन लेंगे? लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। कहा कि और मुमकिन है कि रातों रात एक्शन हो जाए। खोखर साहब आगे जराइम पेशा में मंसूर आसिफ, अमान लड्डू, अयाज गोली मार्केट, बदनाम जमाना यकूब सिंधी, जिसके इससे पहले भी जुए सट्टे के क्रिकेट बुकीज के बड़े अड्डे थे। मावे का कारखाना उमैर नामी शख्स चला रहा कारखाना चला रहा है जो मकामी सतह पर मावा गुटका बना रहा है। अब उसका सप्लायर है आगे निज़ाम, गुलजेब, ये सप्लायर हैं इसके। जबकि इंग्लिश शराब के सप्लायर नदीम उर्फ पप्पू है। बताएं। और दूसरी तरफ जुए सट्टे का जो बड़ा नेटवर्क है ये यूनस नामी शख्स चला रहा है। तो जनाब आप बात कर रहे थे एसएसपी साहब की, मैंने पहले भी कहा है कि एसएसपी साहब बड़े एक एंटी नारकोटिक रेंजर हुकाम वो इन्वॉल्वमेंट करेंगी, करनी चाहिए। वहां के लोगों का मौकफ था सही कि जनाब हमारी बहन बेटियां गलियों से नहीं गुजर सकती। बताएं, जुल्म जहां पर मंशियात की मंडियां लगी होंगी वहां से फैमिली का गुजरना मुहाल होता है, मुश्किल होता है। एसएसपी साहब का गुड नेम? एसएसपी सेंट्रल है जीशान शफीक साहब। जीशान शफीक साहब, बड़ी जिम्मेदारी सर आप पर आयद हो गई है और जब जब भी खोखर साहब निशानदेही करते हैं तो फिल फोर आप जैसे बाला अफसरान एक्शन लेते हैं और रातों रात उनका कला कमा हो जाता है। ऐसा ही है जी बिल्कुल। और बड़ा एक काम करने वाला नाम है ये जीशान शफीक साहब। मैं हैरान हूं कि थाना नाज़माबाद की तरफ इनकी नजर जनाब की क्यों नहीं पड़ रही। पड़ गई सर, पड़ गई। और मुझे भी प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं इख्तिताम की तरफ हमने जाना है। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।